चैप्टर नंबर 4, ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटी विच इज लिस्टेड एज स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, मतलब जिन कंपनीज ने अपने इक्विटी शेयर्स लिस्ट किए हैं या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज लिस्ट किए हैं उनके ऊपर रेगुलेशन नंबर 23 एप्लीकेबल होता है। तो एलओडीआर जैसे कि हमने देखा है पैचेस में है, जिन्होंने इक्विटी शेयर्स लिस्ट किए उन पे 15 to 48 है, फिर जिन्होंने मान लीजिए अपने नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज लिस्ट किए उनके आगे का है। इस प्रकार से एलओडीआर पैचेस में आता है। तो जिन लोगों ने अपनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी को लिस्ट किया होता है स्टॉक एक्सचेंज पे, उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है रेगुलेशन नंबर 23। वंडरफुल। It is also one among the corporate governance norms. 17 to 27 उस बीच 15 to 48 के बीच में जो 17 to 27 आते हैं, they are corporate governance norms. तो ये और इंपॉर्टेंट हो जाता है। रेगुलेशन नंबर 23 टॉकिंग अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से फोकस करेंगे। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, सबसे पहली चीज एकदम बेसिक से आते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? इट सिंपली मींस जब भी एक कंपनी अपनी रिलेटेड पार्टी के साथ में कुछ डील कर रही है, दैट इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। और ये सर क्या जबरदस्त एक्सप्लेन कर दिया आपने। तो ट्रांजैक्शन ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी, पूरा फोकस यहां पे, ट्रांजैक्शन ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी with its related party। अगर कोई भी लिस्टेड एंटिटी अपनी रिलेटेड पार्टीज के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर रही है तो उसे कहेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अब सवाल आएगा सर व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटेड पार्टी? रिलेटेड पार्टी की पूरी डेफिनेशन कंपनी लॉ के अंदर दे रखी है डिटेल में, लेकिन अगर मैं आपको रफली भी बताऊंगा तो आज मान लीजिए मेरी एक कंपनी है, मेरी कंपनी का डायरेक्टर किसी और कंपनी का भी डायरेक्टर है, रिलेटेड पार्टी। मेरी कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो उसमें भी बहुत ज्यादा शेयर होल्ड करके बैठा है, रिलेटेड पार्टी। एक कंपनी है जो मेरी सब्सिडरी है, रिलेटेड पार्टी। एक कंपनी है जो मेरी होल्डिंग है, रिलेटेड पार्टी। मेरी कंपनी की जो होल्डिंग कंपनी है उसी की एक और सब्सिडरी है, रिलेटेड पार्टी। कहने का मतलब है जो भी ऐसी कंपनीज है आपके आसपास जिसमें आपका इन्फ्लुएंस है, कहीं ना कहीं आपके बीच में अगर कोई डील होगी तो वो इन्फ्लुएंस्ड डील होगी, उसे कहते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। आप उसको अगर आसान भाषा में समझना चाहते हो तो इट इज लाइक से आई एम हैविंग माय ओन अकेडमी एंड आई एम हायरिंग टीचर्स, आई हायर माय ब्रदर टू टीच यू अ सब्जेक्ट। Me appointing my brother at my academy is a related party transaction because that person is related to me। तो वहां पे एक डर आता है हमको कि क्या वो व्यक्ति एक्चुअली डिजर्विंग है, क्या फेयर तरीके से ट्रांजैक्शन हो रहा है क्या, या फिर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रिलेशन द पर्सन इज अपॉइंटेड। आर यू गेटिंग अ फेयर आइडिया? आज एक कंपनी के अंदर वो ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं, अब वो ऑडिटर मान लीजिए उनका रिलेटेड पार्टी है, तो एक डर रहेगा कि वो ऑडिटर अच्छे से चेक कर रहा है या नहीं। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो इसलिए रिलेटेड पार्टी की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। नॉर्मल पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप में इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति खुद का पैसा लगा रहा है, और जब मैं खुद का पैसा लगा रहा हूं तो मैं रिलेटेड पार्टी के साथ कुछ भी करूं फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कंपनीज में कंपनीज चला तो डायरेक्टर्स रहे, लेकिन पैसा किसका लगा है? शेयर होल्डर्स, पब्लिक का। तो वहां पर आप ये नहीं कर सकते कि अपनी रिलेटेड पार्टी के बेनिफिट के लिए आपका पब्लिक का या अपने शेयर होल्डर का नुकसान कर दें। आर यू अंडरस्टैंडिंग? That is why related party transactions are very important. Whenever a company is entering into any transaction with its related party, जो उससे connected है किसी तरह से, this is related party transaction. सबसे पहले तो मैं बताता हूं कि ये जो related party transaction है ये prohibited नहीं है, क्योंकि अभी आपके दिमाग में क्या कह रहे, प्रोहिबिट कर दो, अलाउ ही मत करो। नहीं 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 नहीं, दे आर नॉट प्रोहिबिटेड, दे आर रादर regulated। What is the difference between these two words, prohibited and regulated? Prohibited जब हम कह देता तो इसका मतलब है कि कोई भी कंपनी अपने रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती। लेकिन जब मैं कह देता हूं रेगुलेटेड, इट मींस कर तो सकती है बट उसको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। आप लॉजिक समझो। टाटा मोटर्स को जब अपनी कार बनानी है तब उनको बहुत सारा मेटल खरीदना पड़ता है। ऑब्वियसली एक कार में सबसे ज्यादा कंपोनेंट तो मेटल ही है ना, चैसिस बनाना है, बहुत कुछ बनाना है, मेटल सबसे इंपॉर्टेंट है। मेटल जो है वो भारत में 20 कंपनीज बेचती है, उसमें से टाटा स्टील भी एक है। टाटा मोटर्स को मेटल खरीदना है बहुत बड़े वॉल्यूम में, 20 कंपनीज भारत में मेटल बेच रही है, उसमें से एक टाटा स्टील भी है। क्या टाटा मोटर्स किसी और कंपनी से खरीदने जाएगी क्या? जब टाटा मोटर्स को पता है कि हमारी टाटा की एक कंपनी है टाटा स्टील, तो व्हाई नॉट वी बाय इट फ्रॉम देम ओनली? दैट विल बी एन एग्जांपल ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहा है बिकॉज टाटा मोटर्स इज बाइंग स्टील फ्रॉम टाटा स्टील, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? अब इसमें केयरफुल क्यों रहना होता है?
मान लीजिए यू गाइज आर शेयर होल्डर्स ऑफ टाटा मोटर्स, और टाटा मोटर्स जब टाटा स्टील से ले रही है कुछ हायर प्राइस में ले रही है, मार्केट प्राइस से हायर प्राइस में ले रही है, शेयर होल्डर्स ऑफ टाटा मोटर्स विल बी सैड ना, यार ये क्या बात हुई यार, आपकी हमारी मान लेते हैं रिलेटेड कंपनी है, लेकिन ये क्या है, हाँ तुम प्रॉफिट में रहो कोई बात नहीं, हमारा तो नुकसान हो रहा है, वी आर नॉट द शेयर होल्डर्स ऑफ टाटा स्टील, वी आर द शेयर होल्डर्स ऑफ टाटा मोटर्स। वहीं दूसरी जगह पे अगर टाटा स्टील अपने कॉस्ट प्राइस पे बेच देती है, आपके दिमाग में यही आएगा ना, जब रिलेटेड कंपनी से कॉस्ट में बेच दो। आज आप अपने चाचा के शॉप से कुछ खरीदने जाते हो, चाचा आपसे पैसे ही नहीं ले रहे हैं, आप कह रहे हो नहीं चाचा कम से कम आप उतने पैसे तो ले लो जितने में आपको ये मिला है, आपने घर पे तो बनाया नहीं है, आपको ये 200 में मिला, आप 250 में बेचते हो, आप मुझसे 200 तो ले ही लो क्योंकि आपके पॉकेट्स में नहीं लगे। तो टाटा स्टील इफ इज गिविंग देयर प्रोडक्ट एट कॉस्ट टू टाटा मोटर्स, देन यू नो हु इज गोइंग टू बी सैड, टाटा स्टील के शेयर होल्डर्स। टाटा स्टील के शेयर होल्डर्स को भी सैड कि ये क्या बात हुई यार, हमने तो हम टाटा मोटर्स के थोड़ा ना शेयर होल्डर्स हैं, सेपरेट लीगल एंटिटीज हैं, मैं टाटा मोटर्स का तो शेयर होल्डर ही नहीं हूं, मेरा तो नुकसान हो रहा है, इसकी बजाय हम किसी और को सेल करते तो हमें कुछ तो प्रॉफिट होता। एंड दैट इज व्हाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैव टू बी रेगुलेटेड, क्योंकि बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, भले ही कहने के लिए रिलेटेड पार्टीज हैं बट दोनों के इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स भी तो होंगे। और ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, ऐसे प्लेथरा ऑफ एग्जाम्पल्स हो सकता है। तो इस केस में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर नॉट प्रोहिबिटेड, क्योंकि अगर प्रोहिबिट कर देंगे तो कितनी बेवकूफ़ी हो जाएगी कि जो बहुत बड़ा ऑर्डर हम टाटा स्टील को दे सकते थे, हमारा भी कॉस्ट बेनिफिट होता, हमें क्वालिटी का अश्योरेंस भी रहता क्योंकि हमें हमारी ही कंपनी दे रही है, और उनको भी प्रॉफिट होता, ये पूरा का पूरा हम नहीं कर पाए अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को हम क्या कर देते हैं, प्रोहिबिट। तो प्रोहिबिट तो कर ही नहीं सकते, इसको सिर्फ हम क्या करेंगे, रेगुलेट। तो वी विल बी जस्ट अ लिटिल मोर वॉचफुल, हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स के कान खड़े हो जाएंगे और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का रुको देखने दो, करो लेकिन हमें केयरफुली देखने दो कि फेयर प्राइस पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, कहीं आप हमारी कंपनी का नुकसान करके सामने वाली कंपनी का फायदा तो नहीं कर रहे हो। आर वी अंडरस्टैंडिंग? एंड दैट इज व्हाई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हैव टू बी रेगुलेटेड। नाउ हाउ दे हैव टू बी रेगुलेटेड, अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली। अभी हम डिटेल में बहुत कुछ पढ़ेंगे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले बता रहा हूं। लॉ कहता है transaction of a listed entity with its related party is has to go through special approvals। क्या लिखा मैंने? transaction of a related entity, transaction of a listed entity with its related parties has to go through special approval। इसको special approval लेना पड़ता है। सर क्या special approval है? एकदम आसान भाषा में बताऊं, so if it's a कोई भी आपने related पार्टी ट्रांजैक्शन किया है, ठीक है, अगर वो एक मटीरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, अगर वो एक मटीरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। मुझे बताओ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मटीरियल? मटीरियल का मतलब सामान होता है क्या? फिजिकल विजिकल नहीं, मटीरियल का यहां पे मतलब है एनीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। आप कॉस्टिंग नहीं पढ़ रहे हो कि मटेरियल का मतलब माल होगा, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मटेरियल कि कुछ फिजिकल चीज, ये एक मटेरियल चीज है, नहीं। मटेरियल मीन्स समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। हम कहते हैं ना ये मेरे लिए एक मटेरियल इवेंट है और मेरे घर में एक मटेरियल इवेंट होने वाला है, सर हम तो नहीं कहते, ये फाइनेंशियल लैंग्वेज के अंदर कहा जाता है कोई भी बड़ी चीज को मटेरियल, इट इज मोर इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो मटेरियल चीज का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। तो अगर आपका रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज अ मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, तो उसके लिए तो अप्रूवल रखा है ऑडिट कमिटीज अप्रूवल, ऑडिट कमिटी का अप्रूवल लो, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लो। तो अगर कोई भी मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसके अंदर आपको ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेना है और शेयर होल्डर का अप्रूवल भी लेना है। और अगर कोई भी अदर रिपीटेड नहीं, रिलेटेड, कोई भी अदर
रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, अदर मतलब जो कि मटेरियल नहीं है लेकिन रिलेटेड पार्टी है, तो उस केस में यू हैव टू टेक ओनली ऑडिट कमिटीज अप्रूवल। सर मटेरियल कैसे जज करेंगे? एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स टाटा स्टील से 2 लाख रुपए का स्टील खरीद रहा है, ये क्या टाटा मोटर्स जैसी कंपनी के लिए कोई बड़ी बात है क्या? तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तो हो जाएगा, लेकिन क्या ये मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगा? नहीं। अरे उसके लिए शेयर होल्डर्स को बुला के शेयर होल्डर्स मीटिंग करने का खर्चा है 15 लाख रुपए। शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुला रहे हैं कि सुनो शेयर होल्डर्स आपका अप्रूवल चाहिए था, बोले क्या हो गया, हमें 2 लाख का स्टील ले लें क्या? शेयर होल्डर उसी 2 लाख के स्टील से मारेंगे आपको कि आप ये क्या कर रहे हो, आपको इतना छोटा सा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करना था, उसके लिए आप हमें क्यों बुला रहे हो, हमको बुलाने का भी तो एक कॉस्ट है। तो लॉ ने ऐसा बनाया कि लॉ ने ऐसा रूल बनाया कि अगर आप नॉर्मल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हो कि रिलेटेड पार्टीज के बीच में तो है लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, तो उस केस में सिर्फ ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेके कर लो। ऑडिट कमेटी कल पढ़ा था हमने, तो ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेके कर लो आप कि ऑडिट कमेटी ने अप्रूवल दे दिया तो आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। बट इफ द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज मटीरियल, बड़ा है, टाटा मोटर्स 200 करोड़ का स्टील खरीद रहा है, तो उस केस के अंदर भाई शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाओ, शेयर होल्डर्स से अप्रूवल ले लो कि देखो हम इस प्राइस में ले रहे हैं, मार्केट में इस प्राइस में अवेलेबल है, हमने बाकियों से इस प्राइस का कोटेशन लिया, यही सबसे अप्रोप्रिएट है, और अगर शेयर होल्डर्स अप्रूवल देंगे तो ही करना रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्वाइट लॉजिकल, एकदम सिंपल, अभी तक कोई परेशानी की बात नहीं है। तो अभी तक हमने क्या देखा, रेगुलेशन नंबर 23 टॉक्स अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। व्हाट इज द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन? ट्रांजैक्शन ऑफ अ रिलेटेड पार्टी विद transaction of a listed entity with its related parties, and this has to go through special approvals. What are the special approvals? Related party transaction अगर मटीरियल है तो उस केस में आपको लेना है ऑडिट कमेटी का तो लेना ही, और साथ में शेयर होल्डर्स का लेना है। लेकिन अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नॉर्मल है, नॉन मटीरियल है, तो उस केस में आपको करना है ऑडिट कमेटी का अप्रूवल। सर हाउ विल वी जज कि मटीरियल है या नहीं है? उसके लिए रूल्स अभी हम देखेंगे आगे। परसेंटेज दिया होगा, जैसे कि एग्जाम्पल समझ लो, एक कंपनी के पूरे टर्नओवर का 5% का 10% का आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वो मटेरियल है ना। लेकिन एक कंपनी के पूरे टर्नओवर का आप 2% का 1% का उससे भी कम कर रहे हो तो शायद वो मटेरियल नहीं है। तो हम आगे देखेंगे व्हाट इज मटेरियल व्हाट इज नॉट मटेरियल, बट कम से कम ये दिमाग में चिपक चुका है अच्छे से कि मटेरियल होगा तो अप्रूवल लेना होगा शेयर होल्डर्स का, और मटेरियल नहीं है तो सिर्फ ऑडिट कमेटी का। और ऑडिट कमेटी तो अपने डायरेक्टर लोग हैं ना, कल पढ़ा है डायरेक्टर का, टोटल डायरेक्टर्स में से मिनिमम 3 लोगों को उठा लेते हैं जो सारे के सारे फाइनेंशियल लिटरेट होते हैं, 2/3 इंडिपेंडेंट होते हैं। ये सब जो हमने पढ़ा वैसा ही कुछ, ऐसे ही कुछ लोग जो हमारे ऑडिट कमेटी के हैं, ये तो हमारे कंपनी में बैठते हैं ना, इनसे अप्रूवल लेना इज वेरी फास्ट। तो ऑडिट कमेटी का अप्रूवल लेके और हम कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर मटीरियल है तो हमको लेना पड़ेगा शेयर होल्डर्स का अप्रूवल, विच इज बिग। शेयर होल्डर्स को बुलाना ही बहुत बड़ी बात है। काफी आसान। चल अब हम शुरू करते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ना। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन as per regulation 21ZB, related party means a related party as defined under subsection 76 of section 2 of Companies Act or under the applicable accounting standard। बहुत अच्छा किया इन्होंने LODR के अंदर रिलेटेड पार्टी को डिफाइन ही नहीं किया। उन्होंने कह दिया LODR में रिलेटेड पार्टी जो कंपनीज एक्ट में दिया है कॉपी पेस्ट। ये बहुत लॉस करते हैं, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिलेटेड पार्टी? वी मीन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी, कौन कौन रिश्ते रिलेटेड पार्टी में आएंगे, सेम एज गिवन अंडर रेगुलेशन अंडर सबसेक्शन 76 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। लाइफ इज सो इजी, जो प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है सर। उसके बाद में प्रोवाइडेड दैट, अब कुछ अलग से बात बोल रहे हैं, एनी पर्सन और एंटिटी फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप ऑफ लिस्टेड एंटिटी, कोई भी व्यक्ति जो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है, या फिर एनी पर्सन और एनी एंटिटी होल्डिंग इक्विटी शेयर, कितना 20% और मोर। इसको कट कर रहा हूं मैं, आप मत करो, देखो भी क्यों कर रहा हूं। 20% और मोर जो इक्विटी शेयर होल्ड कर रहा है वो भी रिलेटेड पार्टी था, और 10% और मोर विद इफेक्ट फ्रॉम April 1, 2023। तो पहले जो 20% था 1 April 2023 के बाद क्या हो चुका है 10%। तो हम तो 1 April 2023 के बाद हैं अभी, तो ये ऑब्वियसली हम क्या प्रिज्यूम करेंगे 10%। स्क्रीन पे देखो तो ये रूल कैसा हो जाएगा, एनी पर्सन एनी एंटिटी होल्डिंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 10% और मोर। तो इनका कहना है कि कुछ लोग हमेशा रिलेटेड पार्टी होंगे ही। कौन? एनी पर्सन जो कि प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप के हिस्से हैं, और साथ ही साथ कोई भी पर्सन और एनी एंटिटी हु इज होल्डिंग हाउ मच इक्विटी शेयर
10%। आपकी टोटल कंपनी के अंदर कोई व्यक्ति 10% इक्विटी शेयर्स भी होल्ड करके बैठा है तो वो भी आपका रिलेटेड पार्टी रहने वाला है। आगे लिखो, इन द लिस्टेड एंटिटी, ये आप होल्ड कर रहे हो 10% और मोर शेयर्स इन द लिस्टेड एंटिटी ईदर डायरेक्टली और ऑन अ बेनिफिशियल इंटरेस्ट बेसिस। बेनिफिशियल इंटरेस्ट का मतलब डीमैट, कि आप डीमैट के अंदर बेनिफिशियल इंटरेस्ट बेसिस पे होल्ड करके बैठे हो। एज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 89 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है 89 जो बेनिफिशियल ओनरशिप की बात करता है। एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल बी डीम्ड टू बी अ रिलेटेड पार्टी। अब पेंसिल उठाओ सब लोग, ऐसे रखो पेंसिल को, गुड। अब क्या करना है, अब जो मैंने पेन से कट किया वो सब कट करना है इंक्लूडिंग दिस पॉइंट। ये पॉइंट दिख रहा है, अब कैसे दिखेंगे, मैंने कट कर दिया उस पॉइंट को, वापस दिखाता हूं। ये पॉइंट दिख रहा है यहां पे, इसको भी कट करना है पेंसिल से। क्यों कट करना है, क्योंकि वो एक्चुअली उस लाइन को कंटिन्यू कर रहा है ऑफ 10% और मोर इन द लिस्टेड एंटिटी। समझ में आया? तो ये पूरा एक लाइन है। चलो easy. However, this definition shall not be applicable for the units issued by mutual fund which are listed on recognized stock exchange. Mutual fund में रूल एप्लीकेबल नहीं होता है कि कोई व्यक्ति अगर म्यूचुअल फंड के 10% लेके बैठा है तो वो रिलेटेड पार्टी हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में रूल अप्लाई नहीं होता है, ठीक है सर। वैसे ही म्यूचुअल फंड के लिए तो पूरा सेपरेट पार्ट है ना एलओडीआर में, तब बात करेंगे, ठीक है सर। हमने पढ़ा हम पढ़ रहे हैं डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी। पेन को क्या हो गया भाई? व्हाट इज रिलेटेड पार्टी? तो इन्होंने सबसे पहले ब्यूटीफुली क्या बोला, रिलेटेड पार्टी, और रैदर मैं पार्टीज बोलता हूं, रिलेटेड पार्टीज अंडर एलओडीआर shall mean the same, ये भाई related parties under LODR shall mean the same as given under section 2 subsection 76 of कंपनीज एक्ट 2013। सर ऐसे ही पढ़ाया करो, आप कुछ पढ़ाया ही मत करो और ऐसा बोल दिया करो कि वहां दिया है, वहां दिया है, वहां दिया है, वहां से देख लो। इन्होंने वैसे ही बताया कि रिलेटेड पार्टी मींस व्हाट, रिलेटेड पार्टी रिफर्स टू द सेम डेफिनेशन एज गिवन अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 76 ऑफ कंपनीज एक्ट, बट इन्होंने एक्सप्रेसली इंक्लूड किया एक चीज को, व्हाट इज रिलेटेड पार्टी, ठीक है। उसके बाद में बोले बट सर्टेन पीपल, देखो क्या लिखा है, शेल डीम टू बी रिलेटेड पार्टी। कुछ लोगों को इन्होंने बोला है शेल डीम टू बी रिलेटेड पार्टी। कौन? डीम्ड टू बी रिलेटेड पार्टी। देयर आर सर्टेन पीपल हु आर डीम्ड टू बी रिलेटेड पार्टी। डीम्ड टू बी रिलेटेड पार्टी, डीम्ड का मतलब क्या होता है? मान लिया जाएगा, कंपल्सरी है या नहीं है वो मान लिया जाएगा। डीम्ड टू बी रिलेटेड पार्टी। Who all people are going to be deemed to be related party? आप खुद भी आंसर कर सकते हो। Anyone who is any person or entity forming part of promoter or promoter group. Any person, क्या हो गया इसको आज? और entity, कोई भी person और entity who is a part of प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप। कोई भी व्यक्ति जो प्रमोटर या प्रमोटर है या प्रमोटर ग्रुप का पार्ट है वो डीम टू बी रिलेटेड पार्टी। ऑब्वियसली नीता अंबानी साहब रिलायंस की रिलेटेड पार्टी है ना, कोई डाउट ही नहीं है उसके अंदर। तो जो भी व्यक्ति प्रमोटर है या प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा है दे आर प्रिज्यूम टू बी रिलेटेड पार्टी, ऑब्वियस सी बात है। और दूसरी चीज बोले एनी पर्सन or entity holding how much? 10% equity shares. Any person or entity holding equity shares of 10% or more. Holding 10% or more
इक्विटी शेयर्स. लाइफ इज वेरी इजी अप टिल हियर. अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम एक एक करके स्टेप वाइज आगे चल रहे हैं. हमने सबसे पहले पहला पॉइंट पढ़ा था, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था. फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए अप्रूवल किसका लेना है. ठीक है सर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए अप्रूवल लेना है सर, डिपेंड करता है वो मटेरियल ट्रांजैक्शन है या फिर नॉर्मल है. मटेरियल है तो शेयर होल्डर्स तक का लेना है, और मटेरियल नहीं है तो सिर्फ ऑडिट कमेटी का लेना है. फिर हमने पढ़ा कि सर आखिर रिलेटेड पार्टी जज कैसे करेंगे, कौन हमारे आसपास रिलेटेड पार्टी है. कंपनीज एक्ट का सेक्शन 2 सबसेक्शन 76 ने जो डेफिनेशन दी है वो की वो मानेंगे हम रिलेटेड पार्टी की, लेकिन साथ में देयर आर टू पीपल हु आर डीम्ड टू बी रिलेटेड पार्टी. वो तो रिलेटेड पार्टी है ही है. आपकी कंपनी के प्रमोटर हमेशा आपकी कंपनी के रिलेटेड पार्टीज, और आपकी कंपनी के वो शेयर होल्डर्स जिनके पास कितने शेयर्स हैं 10% या उससे ज्यादा, वो आर दे आर ऑल्सो डीम्ड टू बी और रिलेटेड पार्टी. क्वाइट इजी, क्वाइट इजी, क्वाइट इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक भी. ठीक है सर, अब हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट चीज क्या कह रहे हैं, एज पर रेगुलेशन 21ZC रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मीन्स, अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, मीन्स अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज, सर्विसेज और ऑब्लिगेशन बिटवीन, कि कभी भी अगर ये लोग आपस में कोई ट्रांजैक्शन करें दैट विल बी डीम्ड टू बी अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. अ लिस्टेड एंटिटी और एनी ऑफ इट्स सब्सिडरीज ऑन वन हैंड, एक तरफ लिस्टेड एंटिटी है उसकी कोई सब्सिडरी है, एंड रिलेटेड पार्टी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी और एनी ऑफ इट्स सब्सिडरी ऑन द अदर हैंड. एकदम आराम से समझो व्हाट इज रिलेटेड पार्टी हो गया सर. रिलेटेड पार्टी का बेसिक मतलब समझ में आया. अभी बोल रहे हैं व्हाट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, थोड़ा अच्छे से बताओ. सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होगा. ठीक है, इनका क्या कहना है पहले पॉइंट में, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का बेसिक मतलब हो गया कोई भी लिस्टेड एंटिटी एग्जाम्पल रिलायंस या उसका कोई भी सब्सिडरी, रिलायंस का कोई भी सब्सिडरी वन हैंड है, ट्रांजैक्शन की एक साइड पे वन पार्टी इज लिस्टेड एंटिटी एंड इट्स सब्सिडरी और इट्स सब्सिडरी, विथ ऑन द अदर हैंड ट्रांजैक्शन किससे कर रहे हैं, लिस्टेड एंटिटी के रिलेटेड पार्टीज या उस रिलेटेड पार्टी के सब्सिडरीज के साथ. व्हाट इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, एक तरफ एक लिस्टेड एंटिटी है, ठीक है, वो लिस्टेड एंटिटी है उसका कोई भी सब्सिडरी, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, अगर रिलेटेड पार्टी है उसका सब्सिडरी कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है विद द रिलेटेड पार्टी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी एंड उसका सब्सिडरी. एग्जांपल, लिस्टेड एंटिटी में एग्जांपल लेता हूं टाटा मोटर्स. टाटा मोटर्स का रिलेटेड पार्टी क्या हो गया, टाटा स्टील. सर रिलेटेड पार्टी कैसे हैं, उनके कॉमन प्रमोटर हैं मान लीजिए, या फिर एग्जांपल ले लो कि टाटा स्टील के पास टाटा मोटर्स के 20% शेयर्स हैं, किसी भी कारण से ये लोग रिलेटेड पार्टी तो हैं. टाटा मोटर्स या उसकी कोई भी सब्सिडरी अगर कोई भी ट्रांजैक्शन करेगी टाटा स्टील या उसकी किसी भी सब्सिडरी के साथ, दिस विल बी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. कोई भी लिस्टेड एंटिटी या उसकी कोई भी सब्सिडरी किसी भी रिलेटेड पार्टी, उसकी रिलेटेड पार्टी या उसकी कोई भी सब्सिडरी के साथ अगर ट्रांजैक्शन करती है तो उसे हम कहते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. रीड दिस पॉइंट बाय योरसेल्फ. इजी बीजी. चलो दूसरा पॉइंट, या फिर और एक और चीज हो सकती है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. अ लिस्टेड एंटिटी और इट्स सब्सिडरी ऑन वन हैंड, एक तरफ लिस्टेड एंटिटी है उसका सब्सिडरी है, एंड एनी अदर पर्सन और एंटिटी ऑन द अदर हैंड, सामने कोई भी पर्सन है, द पर्पस एंड इफेक्ट ऑफ विच इज टू बेनिफिट अ रिलेटेड पार्टी ऑफ द लिस्टेड एंटिटी और एनी ऑफ इट्स सब्सिडरीज विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2023. विद इफेक्ट फ्रॉम पढ़ना ही नहीं हमको, ये नया नया डेफिनेशन में ऐड हुआ है कि नॉर्मली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हम क्या कहते हैं कि अगर टाटा मोटर्स और टाटा स्टील के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है. इसमें तो मुझे कुछ समझाने की जरूरत ही नहीं थी ना, दिस इज इजी. कि अगर टाटा मोटर्स और टाटा स्टील के बीच में कोई ट्रांजैक्शन हुआ है तो ये रिलेटेड पार्टी. टाटा मोटर्स और उसकी सब्सिडरीज का टाटा स्टील या उसकी सब्सिडरीज के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है, दिस इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. इजी. नेक्स्ट वाला है जो नया नया आया है, जो भी अप्रैल 1 2023 के बाद ही आया है. अब इसका क्या कहना है सुनना अच्छे से, पहले आपको समझाता हूं और उसके बाद में लिखता हूं. टाटा स्टील होल्ड्स
100% shares of a company named as शुभम सुखलेचा ईवी। तो कंपनी हमारी शुभम सुखलेचा ईवी लिमिटेड, शुभम सुखलेचा ईवी लिमिटेड, ठीक है। मेरे 100% शेयर्स किसके पास हैं? टाटा स्टील के पास, ठीक है। अब क्या हो रहा है, टाटा मोटर्स को ईवी की बैटरीज खरीदनी है। टाटा मोटर्स ने ईवी लॉन्च की है बहुत सारी, बहुत जबरदस्त। इंडिया की बेस्ट सेलिंग ईवी टाटा मोटर्स की है नेक्सन। नेक्सन इज द करंट इंडिया की बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल। उनको बैटरीज खरीदनी बहुत सारी। अब वो बैटरीज खरीद रहे थे। शुभम सुखलेचा ईवी लिमिटेड डायरेक्टली रिलेटेड पार्टी तो है ही नहीं ना। मैं टाटा मोटर्स से डायरेक्टली तो रिलेटेड ही नहीं। मैं कैसे रिलेटेड हूं? टाटा मोटर्स की एक रिलेटेड पार्टी है, उसका मैं सब्सिडरी। तो अगर मेरे साथ वो डील करते हैं, मैं उनका सब्सिडरी हूं, मेरे साथ वो डील करते हैं, तो भी ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो जाएगा ना। देखो क्या लिखा था हमने अभी, जो मेरा एग्जाम्पल है वो यहां पे मैं बन जाऊंगा शुभम सुखलेचा ईवी लिमिटेड, यस और नो। सो अगर कोई भी टाटा कंपनी अपने रिलेटेड पार्टी या उसकी सब्सिडरी से डील करती है तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। यहां तक सब मेरे साथ में है, इजी अंडरस्टैंडिंग। तो मैं टाटा स्टील का सब्सिडरी था, तो उस केस में अगर टाटा मोटर्स मुझसे भी डील करते हैं, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। यहां पे सब मेरे साथ में है। ये डेफिनेशन कवर करती है कि कोई भी लिस्टेड एंटिटी या उसका सब्सिडरी अपने किसी भी रिलेटेड पार्टी या उसके सब्सिडरी से डील करता है तो ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। अब क्वेश्चन चेंज करता हूं। शुभम सुखलेचा ईवी लिमिटेड में टाटा स्टील के पास 40% शेयर्स है। क्या मैं उनका सब्सिडरी हुआ क्या? अब नहीं। तो अब मैं यहां पे कवर्ड नहीं हूं ना। शुभम सुखलेचा ईवी लिमिटेड इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ टाटा स्टील। अब तो टाटा मोटर्स मुझसे डील कर ही सकता है ना। यस, तो कर रहे थे वो ऐसे डीलिंग, उनको रोकने के लिए नया पॉइंट लेकर आए। अब अगर टाटा मोटर्स मेरे साथ डील करेगा, मुझसे महंगे में प्रोडक्ट लेगा एट अ हायर प्राइस ऑल्सो, तो प्रॉफिट होगा शुभम सुखलेचा ईवी लिमिटेड का, और इस प्रॉफिट का 40% हिस्सा तो किसके पास जाने वाला है? टाटा स्टील के पास। सो टाटा मोटर्स इनडायरेक्टली अपने रिलेटेड पार्टी का हेल्प तो कर ही रहा है ना। ये डायरेक्टली रिलेटेड पार्टी को हेल्प नहीं हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली तो रिलेटेड पार्टी को हेल्प हो ही नहीं रहा ना। मैं उनका होली ओन्ड सब्सिडरी नहीं हूं, लेकिन उनके 30-40% शेयर्स भी मेरे पास हैं, तो कहीं ना कहीं पूरे प्रॉफिट का इतना बड़ा क्वांटम तो उनके पास जाने ही वाला है ना। राइट? आर यू गेटिंग अ फेयर आइडिया? दूसरा एग्जाम्पल और फार फेचड, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, टाटा मोटर्स बोल रहा है कि हम आपसे बैटरीज लेंगे अगर आप स्टील लेते हो टाटा स्टील से। टाटा मोटर्स इज सेइंग दैट वी विल बाय बैटरीज फ्रॉम यू इफ यू बाय स्टील फ्रॉम टाटा स्टील। तो हम एक अग्रीमेंट कर रहे हैं जिसमें हमारे रिलेटेड पार्टी का बेनिफिट देख रहे हैं। व्हाट आर दे ट्राइंग टू से? कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है, फोकस करना अच्छे से। अब मैं क्या लिख रहा हूं? एक लिस्टेड एंटिटी, ये नया नया है, एक लिस्टेड एंटिटी या फिर उसकी कोई भी सब्सिडरी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं विथ एनी पर्सन। ये पर्सन रिलेटेड पार्टी नहीं है। वी आर एंटरिंग इनटू ट्रांजैक्शन विद एनी पर्सन, बट ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, दिस ट्रांजैक्शन विल result in benefit of related party of the listed entity। कि जो लिस्टेड एंटिटी है वो किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, लेकिन उस ट्रांजैक्शन से बेनिफिट हो रहा है लिस्टेड एंटिटी के रिलेटेड पार्टी का। तो ये जो ट्रांजैक्शन होगा, ट्रांजैक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में, लेकिन ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है इससे बेनिफिट हो रहा है किसी रिलेटेड पार्टी का। सो दिस विल आल्सो बी कंसिडर्ड एज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ये नया नया आया है 2023 में ही। रीड दिस पॉइंट नाउ, एंड फॉर दैट मैटर रीड दिस एंटायर पॉइंट। हाईलाइट मत करना, ये पूरे पॉइंट को रीड करो जो मैंने हाईलाइट कर रखा है स्क्रीन पे। ठीक है भूमिका, चेक करवा लेते हैं आपके लिए।
समझ में आ रहा है? बाप टॉपिक एकदम, कि नॉर्मली आप अगर रिलेटेड पार्टी के साथ में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है ही सही, लेकिन आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं थर्ड पार्टी के साथ जो आपका रिलेटेड पार्टी नहीं है, बट उस ट्रांजैक्शन से आपके रिलेटेड पार्टी को कुछ फायदा हो रहा है, तो दैट इज ऑल्सो अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। मेरा कॉलेज है, मैं उस कॉलेज के अंदर मेरे ही किसी रिलेटिव को एडमिशन दे रहा हूँ, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। सबको शक होगा शायद कि वो डिजर्विंग नहीं था, फिर भी उसको एडमिशन दे दिया, ये तो रिलेटेड पार्टी हो गया। बट मैंने क्या किया, मेरा एक मित्र है, या मैं एक व्यक्ति को जानता हूँ, मित्र भी नहीं है, एक व्यक्ति को जानता हूँ, वो दूसरा कॉलेज है, मैंने उसको बोला कि सुनना, मैं मेरे कॉलेज में आपके बच्चे को एडमिशन दे देता हूँ, आप आपके कॉलेज में मेरे बच्चे को एडमिशन दे दो। तो मैं जिसको एडमिशन मेरे कॉलेज में दे रहा हूँ वो मेरा रिलेटेड पार्टी नहीं है, लेकिन ये ट्रांजैक्शन करने से मेरे रिलेटेड पार्टी को कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है ना, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ये उन्होंने कहने की कोशिश की, अभी गर्मा गर्म प्रोविजन लाए। तो इनका क्या कहना है कि आप अपने रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन करेंगे वो तो रिलेटेड पार्टी है ही है, लेकिन आप कोई ऐसा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो कर थर्ड पार्टी के साथ रहे हो, लेकिन उसके कारण आपके रिलेटेड पार्टी को कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है, दैट विल ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। क्या लॉ बनाया है? एज अ स्टूडेंट हम लोगों को फिगर आउट नहीं करना है, हम लोग तो अभी पढ़ रहे हैं। आज से 3, 4, 5, 6 साल बाद जब आप कंपनीज के अंदर काम कर रहे होगे, तब यू शुड बी एबल टू फिगर आउट, अरे तुम ये ट्रांजैक्शन कर रहे हो, इससे उनका बेनिफिट हो रहा है, ये नहीं होने देंगे, इट इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो आज उसकी नींव रख रहे हैं हम, आज उसका बेस क्रिएट कर रहे हैं। आर वी अंडरस्टैंडिंग द आइडिया? माय गुडनेस। चलो, यस प्लीज। जी, वो तो डायरेक्टली रिलेटेड पार्टी है। यस यस यस। इसके बाद में उन्होंने एक प्रोविजन बताया, पेंसिल उठा के ये पॉइंट को भी कट कर दो, ये भी कोई सेपरेट पॉइंट नहीं है, उसी का कंटिन्यू हो रहा है। एक्सक्यूज मी। चलो, उसके नीचे क्या लिखा है? रिगार्डलेस ऑफ वेदर अ प्राइस इज चार्ज्ड, आप भले प्राइस चार्ज कर रहे हैं या नहीं, वो इररिलेवेंट है। एंड a transaction with related party shall be construed to include a single transaction or group of transaction in a contract। वो सिंगल ट्रांजैक्शन या ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन या प्राइस चार्ज करे या नहीं, फिर भी वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगा। आप ये नहीं बोल सकते हो अरे उनसे हमने प्राइस तो ली है, वो प्राइस फेयर प्राइस है या नहीं है, ये कौन चेक करेगा? तो प्राइस ली है या नहीं है, इस बेस पे ये नहीं कह सकते हम कि जिनसे पैसे नहीं लिए वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जिनसे पैसे ले लिए वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं होंगे, ऐसा नहीं कह सकते हैं। आर वी अंडरस्टैंडिंग? तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जो है उसमें प्राइस लिया नहीं लिया ये रेलेवेंट नहीं है। और एक सिंगल ट्रांजैक्शन भी रिलेटेड पार्टी हो सकता है और ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन भी रिलेटेड पार्टी हो सकते हैं। अगर कोई हमारा सप्लायर है और वो हमारा रिलेटेड पार्टी, उससे हम हर महीने कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, वो भी एक रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है, ऐसा नहीं है सिंगल ही होगा। चलो, तो अब इन्होंने बताया व्हाट इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, तो इसके अंदर ये नया प्रोविजन बताया। इसके बाद में वो एक पॉइंट लेकर आए, व्हेन अ ट्रांजैक्शन विद अ रिलेटेड पार्टी, नहीं, What is not a related party transaction, पहले ये पढ़ना है। What is not a related party transaction? उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, ये तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है कि आप किसी भी रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन कर रहे हो या कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो जिसका बेनिफिट हो रहा है आपके रिलेटेड पार्टी को, लेकिन व्हाट इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन बहुत एक्सप्रेसली उन्होंने यहां पे बोला। चलो, शांत मन से एक बार रीड करो पूरा प्रोविजन खुद से यहां से यहां तक, व्हाट इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। We're trying to go super slow, एकदम धीरे धीरे इसको एब्जॉर्ब इन करना है, द कंसेप्ट ऑफ रिलेटेड पार्टी।
चलिए एक बार रीड होंगे बस, सिंपल देखते हैं क्या इसका मतलब है। इनका कहना है जैसे कि यहाँ पे चल रहा है व्हाट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, उसी के साथ में कह रहे हैं व्हाट इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। ठीक है सर, ये हुआ, साथ में आया बट व्हाट इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, कि ये जो आगे पॉइंट्स है इनको कभी भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं बोलेंगे। इसको आप फ्रीली कर सकते हो, इसके लिए आपको बार बार ऑडिट कमेटी का या फिर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेने जाना नहीं है। कब? The issue of specified securities on preferential basis subject to compliance of requirement under SEBI ICDR regulation 2018, they are talking about preferential allotment। हमने ICDR में पढ़ा है। तो अगर आप कभी भी preferential allotment कर रहे हो अपनी related party को, तो you are allowed to do it। उसके अंदर आपको यहाँ पे ऑडिट कमेटी या शेयर होल्डर का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने के लिए वैसे भी आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। तो अगर आप प्रेफरेंशियल इशू के नॉर्म्स को कंप्लाई कर रहे हो, प्रेफरेंशियल इशू की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स उसको कंप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे दैट विल बी प्रिज्यूम टू बी अ नॉन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो अगर आप अपनी रिलेटेड पार्टीज को भी प्रेफरेंशियल इशू कर रहे हो, तो आप प्रेफरेंशियल इशू के नॉर्म्स कंप्लाई करो, आपको रिलेटेड पार्टी के नॉर्म्स कंप्लाई करने नहीं पड़ेंगे। अरे अदरवाइज 2 बार स्पेशल रेजोल्यूशन आ जाएगा ना, वहां पे भी लो और यहाँ पे भी लो, कॉम्प्लिकेटेड है। तो उनका कहना है कि आप प्रेफरेंशियल इशू कर रहे हो तो आप वहां पे रेजोल्यूशन पास करोगे ना, तो आपको रिलेटेड पार्टी के नॉर्म्स कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने कह दिया सबसे पहले पॉइंट में व्हाट इज नॉट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। First point here is a preferential issue। preferential issue अगर कभी भी हो रहा है तो ये हमारा related party transaction नहीं है। ठीक है सर। दूसरा, उसका लॉजिक भी समझ रहा है ना, क्योंकि उसके लिए कंप्लायंस उसका कर रहे हैं ना हम, तो हम दो कंप्लायंस थोड़ी ना करेंगे। नेक्स्ट, the following corporate action by listed entity which are uniformly applicable। यूनिफॉर्म, स्कूल में सब लोगों को कहते हैं सेम कपड़े पहन कर आओ, यूनिफॉर्म। द लॉजिक इज सिंपल, ताकि कोई भी व्यक्ति किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा हो, ऐसा नहीं है कि भाई कि कोई व्यक्ति समवन इज वेरी रिच तो वो कोट पहन कर आएगा, सोने की चेन पहन कर आएगा और ऐसे ऐसे घूमेगा। यू शुड हैव, एवरीवन शुड बी इक्वल इन स्कूल। दैट इज व्हाई कंसेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म कम्स इन, कि सब लोगों को सेम कपड़े पहन कर आने। यूनिफॉर्मली अगर आप अपने सारे शेयर होल्डर्स के साथ में ट्रीटमेंट कर रहे हो, यूनिफॉर्मली सबके साथ सेम, और उसके तहत अगर आप ऑफर कर रहे हो अपने शेयर होल्डर्स को क्या, डिविडेंड, आप अपने सारे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हो। सब डिवीजन और कंसोलिडेशन ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज का डिवीजन या सिक्योरिटीज का कंसोलिडेशन कर रहे हो। डिवीजन कंसोलिडेशन कैसा होता है? फॉर एग्जांपल कभी कभी सुना होगा स्प्लिट हो रहा है, शेयर स्प्लिट हो रहा है, लेकिन हम सबके साथ कर रहे हैं। तो अगर आप सबके साथ कोई भी शेयर के बारे में कर रहे हो तो वो भी अलाउड है। नेक्स्ट, इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज बाय वे ऑफ राइट इशू, बोनस इशू। आप राइट इशू बोनस इशू कर रहे हो, पर सबके लिए कर रहे हो, सिर्फ अपने प्रमोटर क्या 10% ज्यादा शेयर होल्डर के लिए नहीं कर रहे हो, सबके लिए कर रहे हो। और लास्ट इज बायबैक। अगर इनमें से आप कुछ भी कर रहे हो तो ये भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं होंगे, बिकॉज ये आप सिर्फ उनके लिए थोड़ी ना कर रहे हो, ये तो आप सबके लिए कर रहे हो। कोई भी व्यक्ति जो मेरी कंपनी में 10% ज्यादा शेयर्स होल्ड कर रहा है वो रिलेटेड पार्टी है, पढ़ा हमने। हम अगर बोनस इशू कर रहे हैं तो इस व्यक्ति को भी तो फ्री में शेयर्स दे रहे हैं, तो हम इन अ वे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना। तो लॉ का कहना है कि नहीं 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 नहीं, ये तो आप सबको दे रहे हो ना, तो कोई चिंता की बात नहीं है, यहां पे भी आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को कंप्लाई करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड पॉइंट में उन्होंने कहा कि इफ यू आर गिविंग फॉलोइंग आइटम्स टू ऑल द शेयर होल्डर्स यूनिफॉर्मली, अगर इनमें से कोई भी चीज आप कर रहे हैं सारे शेयर होल्डर्स के लिए यूनिफॉर्मली, तो वो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में कवर नहीं होगा। वेरी इजी टू रिमेंबर। सबसे पहला क्या था? आप कर रहे हैं पेमेंट किस चीज का? डिविडेंड का। अब डिविडेंड सबको देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नेक्स्ट, आप क्या कर रहे हैं? आप सब डिविजन कर रहे हैं शेयर्स का, कंसोलिडेशन कर रहे हैं शेयर्स का। ये भी अगर आप सबके साथ कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में तो आपका फेवरेट है, अगर आप कर रहे हैं राइट इशू, अगर आप कर रहे हैं बोनस इशू, सबके लिए कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और लास्ट में आ गए अगर हम कर रहे हैं बायबैक। ये सब हमारे पढ़े हुए टॉपिक्स हैं कहीं ना कहीं। तो अगर ये सब चीजें अगर कोई कंपनी कर रही है, लेकिन इसमें कॉमन चीज है कि हम ये सब शेयर होल्डर्स के साथ कर रहे हैं, सिलेक्टिवली नहीं करते हैं, तो दैट विल नॉट बी अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इसके बाद में आता है एक और पॉइंट, एक्सेप्टेंस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। हम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं by banks, NBFC at a terms uniformly applicable offered to all the shareholder or public, subject to disclosure of the same along with disclosure of related party transaction every 6 months to stock exchange, the format as may be specified। ये अब लास्ट पॉइंट कह रहे हैं कि अगर कोई भी
एक्सेप्टिंग ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट बाय बैंक्स और एनबीएफसी। अगर कोई भी बैंक है, एनबीएफसी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है और वो अपने रिलेटेड पार्टी से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन वो सबसे ही एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट एट द सेम टर्म, जो सबके साथ होता है उसी टर्म्स पे। अगर वो अपने रिलेटेड पार्टी से भी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है तो वहां पर भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं बोला जाएगा। देखो ध्यान से क्या लिखा है, एक्सेप्टेंस ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट बाय बैंक एनबीएफसी एट द टर्म्स यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल। एट यूनिफॉर्म टर्म्स। तो अगर आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, मैं बैंक हूं, मेरे यहां पे फिक्स डिपॉजिट कोई भी कर सकता है, तो मेरा एक शेयर होल्डर भी कर रहा है, ठीक है, जिसके पास 10% ज्यादा शेयर है, तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो जाएगा। लेकिन मैं सबको भी 7.5% का इंटरेस्ट देता हूं, मैं इसको भी 7.5% का ही दे रहा हूं, तो ऑडिट कमेटी से पूछने की जरूरत है क्या? नहीं। तो की यहाँ पे क्या है कि मैं मेरे रिलेटेड पार्टी को भी अगर डिपॉजिट वगैरह की सर्विस दे रहा हूं, उनके भी डिपॉजिट ले रहा हूं, एक्सेप्ट कर रहा हूं, लेकिन उनको मैं कर रहा हूं एट यूनिफॉर्म टर्म्स, उनको कुछ प्रेफरेंशियल टर्म्स नहीं दे रहा हूं। तो यहां पर भी हमें कोई आवश्यकता नहीं है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के रूल्स फॉलो करने की। तो इन केसेस में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। और ये जो पहला केस है ये जनरल हो गया कि ये तो सारे ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होंगे। अगर मैं इजीली बात करूं तो हमने आज हमारा रेगुलेशन शुरू हुआ है, रेगुलेशन का नंबर क्या है? 23। रेगुलेशन में 23 ऑफ एलओडीआर चल रहा है, बहुत स्लो जाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग बात करें व्हाट इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन फर्स्ट। सबसे पहले जनरली बात करूंगा तो हम किसी भी पहचान वाली एंटिटी से को डील करते हैं, दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिकली जाएं तो एनी लिस्टेड एंटिटी और इट्स सब्सिडरीज एंटरिंग इनटू एनी ट्रांजैक्शन विद एनी रिलेटेड पार्टी और एनी ऑफ इट्स सब्सिडरी, दैट इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। Then they went one step ahead and they said any listed entity or its subsidiaries entering into transaction with any party, but that transaction is benefiting a related party. In that case also that will be termed as a related party transaction. My goodness, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन सुनो ना, कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगा तो क्या करेंगे? ये तो मैंने ऊपर बताया, अभी डिटेल में जाएंगे कि मटेरियल होगा तो शेयर होल्डर, मटेरियल नहीं हुआ तो सिर्फ ऑडिट कमेटी, ये हम देखेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि रुको 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 रुको, लेकिन ये चीज़ों के लिए आप मत जाना शेयर होल्डर के पास कभी भी। शेयर होल्डर्स को क्या बोल रहे हो आप कि हम बोनस देने वाले हैं और ये व्यक्ति के पास 20% शेयर से इसको बोनस दे दें क्या? तो शेयर होल्डर्स आपको पीटेंगे कि ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, आपको करना ही है। आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, आप अगर कुछ अलग कर रहे हो तो हमसे अप्रूवल लो। बोनस इशू, राइट इशू जो आप सबके साथ कर रहे हो तो हमसे अप्रूवल मत लो। आप उनका एफडी रिसीव कर रहे हो लेकिन उनको कोई बेनिफिट नहीं दे रहे हो, सेम टर्म्स एंड कंडीशन पे कर रहे हो जिसके साथ बाकियों के साथ करते हो, तो भी हमारे पास लेने मत आओ अप्रूवल। प्रेफरेंशियल इशू करो तो प्रेफरेंशियल इशू का अप्रूवल फॉलो कर रहे हो क्या? हाँ, तो हमारे पास मत आओ। दीज आर नॉट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। आर वी अंडरस्टैंडिंग? ये बहुत जनरल बात की उन्होंने कि आपने किसी भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन किया तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो जाएगा, जनरल। और ये उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ चीजों को एक्सक्लूड किया, दैट दीज आर नॉट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। आर वी अंडरस्टैंडिंग? एक एक लेयर बन रही है हमारे केक की। सबसे पहले हमने रिलेटेड पार्टी क्या होता है ट्रांजैक्शन पढ़ा, कौन कौन से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं। अब आ रहे हैं हम अप्रूवल के ऊपर। फोकस करना अच्छे से। स्क्रीन पे ध्यान देना बस। अभी अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स में क्या लिखा है स्क्रीन पे बस, ऑल कौन से रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस? Material, all material related party transactions and subsequent material modification as defined by audit committee shall require prior approval of shareholders. कोई भी मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे हो या कोई भी मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंटर किया था उसमें कुछ चेंज कर रहे हो, मॉडिफिकेशन कर रहे हो। हमने एक अग्रीमेंट किया था रिलेटेड पार्टी के साथ में, मटेरियल था, और फिर इसमें कुछ चेंज कर रहे हैं तो उसमें भी अप्रूवल चाहिए होता है। तो कोई भी मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है दैट विल रिक्वायर अ प्रायर अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर। और अगर नॉर्मली कोई भी है अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी, देखो ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड द सब्सीक्वेंट मटेरियल मॉडिफिकेशन शैल रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी। तो नॉर्मली सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस जितने भी हो रहे हैं उन सबके लिए अप्रूवल किसका लेंगे हम? ऑडिट कमेटी का। जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं सबके लिए अप्रूवल लेंगे ऑडिट कमेटी का। लेकिन अगर वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कैसा है, मटेरियल है, तो हमें प्रायर अप्रूवल लेना है शेयर होल्डर्स का। इजी है यहां तक? सर हमें पहले ये बताओ कि मटेरियल कैसे जज करेंगे। ये आ गया व्हेन विल अ ट्रांजैक्शन विद द रिलेटेड पार्टी बी मटेरियल, कि एक ट्रांजैक्शन को हम मटेरियल कैसे जज करेंगे। स्क्रीन पे ध्यान देना। अ ट्रांजैक्शन विद द रिलेटेड पार्टी shall be considered material, उसको मटेरियल मान लेंगे
इफ द ट्रांजैक्शंस टू बी एंटर्ड इनटू, जो भी आप ट्रांजैक्शन एंटर कर रहे हैं, इंडिविजुअली और टेकन टुगेदर, एक ट्रांजैक्शन किया है, आपने 5 ट्रांजैक्शन किए तो उन सबको मिला के, विथ प्रीवियस ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर, एक साल के टोटल ट्रांजैक्शंस मिला के, आपने एक ट्रांजैक्शन किया या इस साल में जितने भी पिछले ट्रांजैक्शन किए, एक साल में जितने भी ट्रांजैक्शन किए उसको मिला के एक्सीड्स रुपीज, क्या लिखा है, 1000 करोड़, 1000 करोड़ का ट्रांजैक्शन आप किसी पार्टी के साथ में कर रहे हो, सिंगल कर रहे हो या मिला के कर रहे हो एक साल में। अरे अदरवाइज क्या करते हैं, बैंक में आपने सुना होगा, कभी भी आपने पिताजी ने आपको अगर बैंक में पैसे जमा कराने के लिए बोला होगा, 45,000 जमा कराना, 45,000 जमा कराना, 45,000 क्यों, 50,000 के ऊपर बैंक मांगता है पैन, कि अगर 50,000 रुपये ज्यादा डिपॉजिट करो तो बैंक पैन मांगेगा। तो आपका कहना है सर 45 के बार बार करते रहेंगे तो चलेगा क्या, चलेगा। अगर वैसे किया तो ये तो पूरा का पूरा कंडीशन ही बाईपास हो जाता है ना। कंडीशन क्या रखनी चाहिए, अगर कोई भी एक महीने में 50,000 से ज्यादा डिपॉजिट करेगा तो पैन मांगेंगे। आर यू गेटिंग अ फेयर आइडिया, सुनना अच्छे से। वैसा ही इन्होंने क्या कह दिया है, एक पूरे साल में 1 करो, 2 करो, 5 करो, जितने टोटल ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हो उनका टोटल 1000 करोड़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो वो क्या हो जाएगा, मटीरियल ट्रांजैक्शन। अरे अगर इसको अगर सिंगल ट्रांजैक्शन की लिमिट रखते तो लोग क्या करते, 1000 करोड़ की जगह 950 करोड़, थोड़े दिन बाद वापस 950 करोड़, वापस 950 करोड़, एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो उन्होंने क्या कह दिया, एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर आपके कभी भी ट्रांजैक्शन 1000 करोड़ टच हो रहे हैं तो दैट विल बी मटीरियल। अब आगे देखो अच्छे से, exceeds 1000 crore or 10% of the annual consolidated turnover of the entity as per the last audited financial statement, whichever is lower, दोनों में से जो भी लोअर होगा। बिकॉज आज एक कंपनी हमारी कंपनी का टर्नओवर है 500 करोड़, तो हमारी कंपनी में तो मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को 1000 करोड़ बोलोगे तो कभी टच ही नहीं होगा ना, हम मस्ती से रिलेटेड पार्टी के साथ कुछ भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा नहीं, नॉर्मल रूल क्या है, आपका टर्नओवर जो है पिछले साल एंड का, ईयर एंड का जो टर्नओवर है उसका 10% से ज्यादा अगर आपका कोई भी ट्रांजैक्शन किसी के साथ कर रहे हो, दैट इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सो 10% ऑफ योर कंसोलिडेटेड टर्नओवर और 1000 करोड़ व्हिचएवर इज लोअर। ये लिमिट क्यों लाए ये भी समझ लो। टुडे देयर इज अ कंपनी लाइक रिलायंस, रिलायंस का साल का टर्नओवर है 1 लाख करोड़। कितना टर्नओवर है, 1 लाख करोड़। अब 1 लाख करोड़ का 10% कितना हो जाएगा, 1 लाख करोड़ का 10% 10,000 करोड़। तो मतलब रिलायंस अगर किसी के साथ में 10,000 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करेगी तभी वो मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगा। ये तो गलत है यार। मतलब रिलायंस किसी के साथ अगर 5,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर रही है तो वो मटेरियल ही नहीं है। पर 5,000 करोड़ तो टू मच हो गया ना, तो उन्होंने एक अपर लिमिट दी कि ऐसा नहीं है, 10% और 1,000 करोड़ व्हिचएवर इज लोअर। तो अगर आज रिलायंस का टोटल टर्नओवर 1 लाख करोड़ भी होगा तो भी उन्होंने 1000 करोड़ के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन किया दैट विल बी डीम्ड टू बी अ मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो 1000 करोड़ की लिमिट लाएं, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए लाए कि आपके लिए 10% नहीं है, आपका 10% आ रहा है 7-8 हजार करोड़, तो उसके नीचे में थोड़ा ना बोलेंगे मटेरियल नहीं है, तो आपके लिए 1000 करोड़। याद रखने के लिए लिमिट बहुत ईजी है। अगर ट्रांजैक्शन का वैल्यू एक पूरे साल में जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं इंडिविजुअली और ऑल द ट्रांजैक्शन इन दैट प्रीवियस ईयर, अगर टोटल ट्रांजैक्शन जो उस साल में हुए हैं अगर टोटलिंग टू 1000 करोड़ और 10% ऑफ कंसोलिडेटेड टर्नओवर व्हिचएवर इज लोअर, जो भी लोअर होगा, ये लिमिट आ गई आपकी मटेरियल के कैलकुलेट करने के लिए। चलो मुझे बता दो, एक कंपनी है छोटू सी, लिस्टेड कंपनी में छोटी कंपनी, जोमैटो करके कंपनी है, ठीक है। जोमैटो का टोटल टर्नओवर है 200 करोड़। जोमैटो का टोटल टर्नओवर कितना है, 200 करोड़। उसके लिए मटेरियल ट्रांजैक्शन का लिमिट क्या हो जाएगा, बोलो कितना, 20 करोड़। बात खत्म। सर 1000 करोड़ वो आ ही नहीं रहा ना, बिकॉज 20 करोड़ लोअर है, तो 200 करोड़ का 10% 20 करोड़ और 1000 करोड़ व्हिचएवर इज लोअर 20 करोड़। तो जोमैटो 20 करोड़ से बड़ा अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करेगा तो उसको किसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स का। इजी इजी इजी। थोड़ा सा बड़ा कंपनी ले लेते हैं हम लोग, पेटीएम का टर्नओवर देख रहे हैं, पेटीएम का टर्नओवर है 500 करोड़। 500 करोड़ का रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अंदर मटेरियल डिसाइड करने के लिए बार क्या बनेगा, 10% बोले तो 50 करोड़। खत्म बात कि आपका टोटल है 500 करोड़, उसका 10% 50 करोड़। अगर आपने एक साल में किसी भी एक पार्टी के साथ में 50 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर लिया है तो वो होगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। शेयर होल्डर का अप्रूवल चाहिए। आर वी अंडरस्टैंडिंग?
और वहीं अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी ले ली जिसका टर्नओवर है 50,000 करोड़, 50,000 करोड़, उसका 10% कितना आ रहा है? 5,000 करोड़। नहीं, उसके लिए लिमिट क्या हो जाएगा? 1,000 करोड़, बिकॉज 5,000 करोड़ और 1,000 करोड़ whichever इज लोअर। आर यू ऑल विथ मी? सो दिस इज द फर्स्ट क्राइटेरिया टू जज वेदर अ ट्रांजैक्शन इज मटीरियल और नॉट। ईजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं है वैसे एक्चुअली। दूसरा पॉइंट, विथ इफेक्ट फ्रॉम जुलाई 1, 2019, ये डेट वगैरह आपको कभी याद नहीं रखनी है। अ ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग पेमेंट मेड टू रिलेटेड पार्टी विथ रिस्पेक्ट टू ब्रांड यूसेज और रॉयल्टी। उन्होंने कहा कि नॉर्मली कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो आप तो 10% का बार है, लेकिन अगर आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ब्रांड यूसेज और रॉयल्टी। रॉयल्टी या ब्रांड यूसेज क्या होता है? हम किसी का ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं और बदले में उसको एक अमाउंट दे रहे हैं, जैसे कि पुणे में आप कोई भी एग्जाम्पल, मैकडी, काटाकिर, रेस्टोरेंट्स के अंदर आप एग्जाम्पल ले लो, चेन ले लो, सबवे, तो कोई भी उनका नाम यूज कर रहा है, उनका ब्रांड यूज कर रहा है, बिजनेस चल रहा है, और हर मंथ एंड में उनको क्या देता है? रॉयल्टी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो रॉयल्टी के ट्रांजैक्शन के लिए उन्होंने 10% का बार नहीं रखा है, इसके लिए बार को थोड़ा सा कम किया है। अगर आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है रॉयल्टी ब्रांड यूसेज से रिलेटेड, तो वो मटेरियल माना जाएगा अगर इट एक्सीड्स 5% ऑफ द एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर ऑफ द कंपनी एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेम, बाकी कुछ चेंज नहीं किया उन्होंने। तो इन्होंने कैसे लिमिट दी है कि नॉर्मली अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसकी लिमिट क्या होगी? 1,000 करोड़ और 10% ऑफ द कंसोलिडेटेड टर्नओवर फॉर ऑल द ट्रांजैक्शन। आप परचेज कर रहे हो, सेल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन अगर ब्रांड यूसेज है तो वहां पे 10% का लिमिट नहीं रखा है, वहां पे लिमिट कर दिया है 5%। हाउ विल यू चेक वेदर अ ट्रांजैक्शन इज मटीरियल और नॉट? रिलेटेड पार्टी तो है, मटीरियल है कि नहीं है? सर मटीरियल क्यों आइडेंटिफाई कर रहे हैं? अगर नॉर्मल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगा तो अप्रूवल किसका लेंगे? ऑडिट कमेटी। लेकिन अगर ये मटीरियल हुआ तो ऑडिट कमेटी एंड शेयर होल्डर्स। वेरी क्लियर। ऐसी गलत इंटरप्रिटेशन नहीं रखना है हमको कि अगर मटीरियल है तो शेयर होल्डर, मटीरियल नहीं तो ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी का तो लेना है फॉर ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अगर मटीरियल होगा तो शेयर होल्डर्स का भी लेना है। वेरी क्लियर। चलो, तो हमें देखना है कि सर एक ट्रांजैक्शन हो रहा है, वो मटीरियल है कि नहीं बताओ। हम चेक करेंगे पहले तो ट्रांजैक्शन कौन सा है, नॉर्मल है या ब्रांड यूसेज का है। सर नॉर्मल है तो बार हो जाएगा 10% और 1,000 करोड़ whichever is लोअर, और ब्रांड यूसेज का है वो क्लियरली लिख के देंगे, ब्रांड यूसेज का रॉयल्टी का है तो उसके अंदर बार क्या हो जाएगा? 5% ऑफ द टर्नओवर। एकदम इजी पीजी ओवर। एंड दिस इज हाउ विल वी चेक वेदर ट्रांजैक्शन इज मटीरियल और नॉट। ठीक है सर। तो सबसे पहले सर हमने देखा व्हाट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है, क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं होता है। उसके बाद में फोकस हियर हमने ये पढ़ा कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए स्पेशल अप्रूवल चाहिए। अगर मटीरियल है तो ऑडिट कमेटी शेयर होल्डर का दोनों का, और मटीरियल नहीं है तो सिर्फ ऑडिट कमेटी का। सर पर हम ये कैसे जज करेंगे कि मटीरियल है या नहीं है? स्क्रीन पे ध्यान। हाउ टू चेक whether the related party transaction is material or not। कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मटीरियल है या नहीं है कैसे चेक करें? स्क्रीन पे ध्यान देना। ट्रांजैक्शन इज ऑफ ब्रांड यूसेज, या फिर उसके लिए दूसरा वर्ड क्या आता है? रॉयल्टी। ब्रांड यूसेज या रॉयल्टी का ट्रांजैक्शन है, या फिर एनी अदर ट्रांजैक्शन है। रॉयल्टी ब्रांड यूसेज का ट्रांजैक्शन है या फिर कोई भी अदर ट्रांजैक्शन। अदर में कुछ भी, सेल परचेज कुछ भी, अपॉइंट कुछ भी कर रहे हो, एनी अदर ट्रांजैक्शन है। अब इनके लिए बार कैसा है? ट्रांजैक्शन ऑफ ब्रांड यूसेज और रॉयल्टी, तो उसके लिए बार क्या हो जाएगा? 5% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर। और अगर एनी अदर ट्रांजैक्शन है तो बार हो जाएगा 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर और 1,000 CR whichever is lower। तो this will become the bar। तो how to check whether the related party transaction is material or not? अगर transaction is of brand usage royalty तो आप चेक करेंगे by 5% rule,
और अगर ट्रांजैक्शन दूसरा है तो आप चेक करेंगे बाय 10% रूल। और ये चेक कैसे करते हैं? ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंटली और ऑल द ट्रांजैक्शंस टेकन टुगेदर इन दैट पर्टिकुलर ईयर। उस साल में जो टोटल ट्रांजैक्शंस हुए उन सबका टोटल लेते हैं हम। आर वी गुड हियर? एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं आपको, पहले हम अच्छे से क्लोज करते हैं। एनी क्वेरीज हियर? यस यस यस, तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यस यस, आर वी गेटिंग सम आइडिया? चलो एकदम आराम से देखते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। यस, अब हमारे अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी, इसको थोड़ा सा घुस के पढ़ते हैं। जितने भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होंगे, आप रिलेटेड पार्टी के साथ में भले मटेरियल कर रहे हो इमटेरियल कर रहे हो, आपको लेना पड़ेगा ऑल द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस एंड सब्सीक्वेंट मटेरियल मॉडिफिकेशन विल रिक्वायर अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमेटी। आपने आज अग्रीमेंट एंटर करना है, ऑडिट कमेटी का अप्रूवल। जो अग्रीमेंट एंटर किया उसमें कुछ मटेरियल मॉडिफिकेशन करना है, कुछ चेंज कर रहे हो तो भी ऑडिट कमेटी का अप्रूवल। तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के साथ कोई भी अग्रीमेंट करना है या उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना है, ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए। हाउएवर, दोज मेंबर ऑफ ऑडिट कमेटी who are independent directors shall approve related party transaction। बहुत खास बात बोल रही है। मुझे बताओ ऑडिट कमेटी के अंदर कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होने चाहिए? 2/3। जितनी भी ऑडिट कमेटी है उसके 2/3 शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। व्हाट आर दे सेइंग कि जब भी अप्रूव करना होगा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को, ऑडिट कमेटी के सिर्फ वही वाले मेंबर्स वोट करेंगे who are इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। लॉजिक है। आज मुकेश अंबानी साहब कंपनी के डायरेक्टर हैं, वो ऑडिट कमेटी में भी है। तो मुकेश अंबानी साहब इज एन ऑडिट कमेटी। सर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। ऑडिट कमेटी में जितने भी टोटल हैं उसके 2/3 हैव टू बी इंडिपेंडेंट, ऑल आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी इंडिपेंडेंट। 2/3 इंडिपेंडेंट है। तो ये जो मुकेश अंबानी साहब है ये भी आ गए 1/3 के अंदर, 2/3 तो इंडिपेंडेंट है। अब जब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वहाँ पे मुकेश अंबानी साहब का तो इंटरेस्ट होगा ना, उनकी रिलेटेड पार्टी है। तो उस केस में मुकेश अंबानी साहब जो वोट करेंगे, जो अप्रूवल देंगे, वो तो बायस्ड हो सकता है ना। तो उनका कहना है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज गोइंग टू, ऑडिट कमिटी इज गोइंग टू अप्रूव ऑल द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड ऑडिट कमिटी इज गोइंग टू अप्रूव ऑल द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन एंड दोज डायरेक्टर्स हु आर इंडिपेंडेंट शैल ओनली बी अप्रूविंग। तो सिर्फ जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन दी ऑडिट कमिटी सिर्फ वो अप्रूव करने वाले हैं। ओनली दोज मेंबर्स ऑफ द ऑडिट कमिटी हु आर इंडिपेंडेंट शैल अप्रूव द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रुक जाओ, एक प्रोविजन आप बनाओ। अब मान लीजिए कोई मटीरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होगा, मटेरियल के लिए ऑडिट कमेटी का अप्रूवल तो चाहिए, उसके साथ में हमको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी चाहिए। अब मुकेश अंबानी साहब वहां पे एज अ शेयर होल्डर भी तो वोट करने के लिए बैठे हैं, तो वहां पे भी हमें कुछ रूल बनाना पड़ेगा। क्या रूल बनाएंगे? आपका अगर ये कहना है कि प्रमोटर वोट नहीं कर सकता है, हो सकता है ना वो व्यक्ति जो रिलेटेड पार्टी हो प्रमोटर के कारण नहीं है, किसी और कारण से रिलेटेड पार्टी है। प्रमोटर भी तो 3-4 हो सकते हैं, 4 प्रमोटर हैं, उसमें से एक का ही रिलेटेड पार्टी है, आप बाकियों को भी वोट नहीं करने दे रहे हो। शेयर होल्डर्स में से शेयर होल्डर के पास अप्रूवल लेने आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के लिए, तो शेयर होल्डर्स में से जो उस रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड है वो व्यक्ति वोट नहीं करेगा। ऐसे कुछ लॉ बनाना होगा। अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर क्या लिखा है? ऑल material related party transaction and subsequent modification as defined by audit committee shall require prior approval of shareholder through resolution and no related party shall vote to approve such resolution whether the entity is a related party to a particular transaction or not। जो भी आपकी कंपनीज के अंदर रिलेटेड पार्टीज हैं, उस शेयर होल्डर के अंदर रिलेटेड पार्टी शेयर होल्डर्स हैं, वो लोग वोट नहीं कर सकते हैं। नो रिलेटेड पार्टी शेल वोट टू अप्रूव सच रेजोल्यूशन। मतलब हमारी कंपनी के अंदर अगर मान लीजिए 4 प्रमोटर्स हैं, उसमें से एक प्रमोटर की रिलेटेड पार्टी से कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये प्रमोटर रिलेटेड पार्टी हुआ ना, तो ये प्रमोटर भी वोट नहीं कर सकता। तो शेयर होल्डर्स के अप्रूवल में भी रिलेटेड पार्टीज जो हैं वो वोट नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज हमने ऊपर पढ़ी ऑडिट कमेटी के अप्रूवल के टाइम, ऑडिट कमेटी के अप्रूवल में भी हमने पढ़ा कि जब ऑडिट कमेटी का अप्रूवल हो रहा है तब सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही वोट कर पाएंगे। बहुत ही डेप्थ में। उसके बाद में however the requirement specified above shall not apply in respect of resolution plan approved under section 31 of IBC subject to event being disclosed to the recognized stock exchange within 1 day of the resolution being approved। ये तो हमको पता ही है, रेजोल्यूशन प्लान हर जगह एक्सेप्शन में आएगा। हमने डीलिस्टिंग रेगुलेशन पढ़ा, उसमें भी एक्सेप्शन में आया, यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि रेजोल्यूशन प्लान में हो क्या रहा है, वहां पे आप किसी का अप्रूवल नहीं लेंगे। अगर रेजोल्यूशन प्लान हो रहा है रिलेटेड पार्टी के साथ तो भी आपको कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अरे ये कंपनी डूब रही है, बंद हो रही है,
इसको हम जैसे जैसे चालू कर रहे हैं, अब कौन से अप्रूवल की बात? तो अगर कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज ओइंग टू अ रेजोल्यूशन प्लान, तो वहां पे आपको कोई अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लॉजिकल है वो भी। चलो एकदम इजी रखते हैं। हम लोग कहां तक पहुंच गए मैं आपको बताऊं सही मायने में। अब जो पढ़ाऊंगा मैं वो एक्स्ट्रा है, पढ़ाऊंगा एक्स्ट्रा है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से समझना है। पे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, सबसे पहले रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होता है? कोई भी लिस्टेड एंटिटी अगर अपने रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करता है तो उसे कहते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। सर क्या अप्रूवल चाहिए? अप्रूवल रहेगा हमारा, अगर रिलेटेड पार्टी है नॉर्मल ट्रांजैक्शन है नॉर्मल तो ऑडिट कमिटीज अप्रूवल, अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है मटीरियल देन ऑडिट कमिटीज अप्रूवल एज वेल एज शेयर होल्डर्स अप्रूवल। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में सर मटीरियल जज कैसे करेंगे हम? अरे मटीरियल कैसे जज करेंगे मैं बताता हूं, 10% और 5%। अगर ब्रांड यूसेज है तो 5% ऑफ टर्नओवर, अगर अदर ट्रांजैक्शन है तो 10% ऑफ टर्नओवर और 1000 करोड़ व्हिचएवर इज लोअर। ठीक है सर, डन हो गया। और फिर ऐसी बात सर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता क्या है? कोई भी एक एंटिटी अगर अपने रिलेटेड पार्टी या उसके सब्सिडरी के साथ, कोई भी एक एंटिटी या उसका सब्सिडरी रिलेटेड पार्टी या उसके सब्सिडरी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है। और अभी नया नया प्रोविजन ये आ गया है कि कोई भी लिस्टेड एंटिटी और या उसका सब्सिडरी किसी भी एनी पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहा है विच इज फॉर द बेनिफिट ऑफ अ रिलेटेड पार्टी, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। बस इतना सा पढ़ा है अपन ने आज। सही है, पर बहुत भारी है, बहुत तूफान टॉपिक है। इसके साथ में हमने एक और चीज पढ़ी कि सर ऑडिट कमेटी अप्रूवल तो हमने पढ़ा और शेयर होल्डर अप्रूवल भी पढ़ा, लेकिन यहां पर ऑडिट कमेटी के अंदर जब अप्रूवल होता है सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ही अप्रूवल देते हैं, और शेयर होल्डर्स का भी जब अप्रूवल लेना होता है तब जो इंटरेस्टेड हैं वो वोट नहीं कर सकते, रिलेटेड पार्टी जो है वो वोट नहीं कर सकती। अब ये मेन प्रोविजन पूरा खत्म हो चुका है। अब इधर उधर की जो बातें पढ़नी है वो क्या है? एक्सेप्शंस पहले ले लेता हूं, उसके बाद में ओमनिबस अप्रूवल पे आऊंगा। एक्सेप्शन, द अप्रूवल ऑफ ऑडिट कमिटी एंड शेयर होल्डर नॉट टू बी रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग केसेस, कि आपको ऑडिट कमिटी का अप्रूवल और शेयर होल्डर्स का अप्रूवल नहीं चाहिए इन केसेस में। पहला, ट्रांजैक्शंस एंटर्ड बिटवीन टू गवर्नमेंट कंपनी, अगर गवर्नमेंट कंपनीज के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो आपको कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। हर हर मोदी, हर हर घर मोदी, इधर आओ, ठीक है ना? तो अगर गवर्नमेंट कंपनी के बीच में हो रहा है, अरे उनको करने दो जो कर रहे हैं, तुम बीच में मत बोलो, चुप रहो। बीच में क्यों बोल रहे हो? चुप रहो, डाउट मत पूछो, चुप रहो, इधर आओ। ट्रांजैक्शंस एंटर्ड इनटू बिटवीन टू गवर्नमेंट कंपनीज, आई एम जस्ट किडिंग, व्हाट आर दे ट्राइंग टू से, कि कोई भी गवर्नमेंट कंपनीज कभी भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसके अंदर आपका भले ही रिलेटेड पार्टी हो रहा होगा, आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट बी वेरी डिफिकल्ट कि बार बार, क्योंकि अप्रूवल्स, अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है उसका शेयर होल्डर कौन है? गवर्नमेंट ना। व्हाट इज अ गवर्नमेंट कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर 51% और मोर शेयर्स आर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और टुगेदर, ऐसा। तो उसमें उनके अप्रूवल लेने के लिए आपको गवर्नमेंट के पास जाना है, हो सकता है पार्लियामेंट में अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो ये कंपनी कभी कुछ कर ही नहीं पाएगी। तो गवर्नमेंट कंपनीज है तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन एंटर्ड बिटवीन अ होल्डिंग कंपनी and its wholly owned subsidiaries whose accounts are consolidated with such holding company and placed before the shareholders। अगर एक होल्डिंग कंपनी अपने होली ओन्ड सब्सिडरी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है, होली ओन्ड सब्सिडरी मतलब उसके 100% शेयर्स ही मेरे पास है, वर्चुअली 100% शेयर्स मेरे पास हैं, तो उस केस में भी हमें क्या अप्रूवल की बात करें? शेयर होल्डर तो हम ही है ना, पूरा शेयर ही हमारे पास है। तो इट इज जस्ट कि अगर एक होल्डिंग कंपनी होली ओन्ड सब्सिडरी के साथ भी कोई रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करता है तो अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है, ना तो ऑडिट कमेटी ना शेयर होल्डर। एंड लास्ट, ट्रांजैक्शन एंटर्ड बिटवीन टू होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी। ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड की होली ओन्ड सब्सिडरी है एम लिमिटेड। होली ओन्ड सब्सिडरी का मतलब समझ रहे हो ना? ए लिमिटेड इज होल्डिंग 100% शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड। तो ये दोनों अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो भी अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। फिर ये बोल रहे हैं ए लिमिटेड की एक और होली ओन्ड सब्सिडरी है, एन लिमिटेड। So A Limited is holding 100% shares of M Limited also. A Limited is holding 100% shares of N Limited also. Wholly owned subsidiary और होल्डिंग कंपनी के बीच का ट्रांजैक्शन तो एग्जम्प्ट है। इवन ऐसे जो दो सब्सिडरीज हैं, टू होली ओन्ड सब्सिडरीज हैविंग अ कॉमन होल्डिंग कंपनी, इनके बीच का ट्रांजैक्शन भी एग्जम्प्ट है। तो ये तीन एक्सेप्शंस आए हैं। एक्सेप्शन मतलब इसके लिए ऑडिट कमेटी का या शेयर होल्डर का अप्रूवल नहीं चाहिए। आते हैं यहाँ पे, Are there any related party transactions exempted? उन्होंने कहा हाँ हाँ हाँ, there are 3 related party transactions exempted। सबसे पहला related party transaction कौन सा exempt किया उन्होंने? Between
गवर्नमेंट कंपनीज, अरे करो, आपको जो करना है करो, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम पूछेंगे भी नहीं, फिर ठीक है, फिर आप भारत में रह सकते हो, इधर आओ, पढ़ाई पे ध्यान दो आप लोग, जबरदस्ती आप मेरा बाहर चलना बंद करवाओगे। बिटवीन गवर्नमेंट कंपनीज, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनीज क्या कहती है, गवर्नमेंट कंपनी कुछ नहीं कहती है, उनके बीच में अलाउड है। नेक्स्ट हो गया बिटवीन अ होल्डिंग कंपनी एंड इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी, और साथ में बिटवीन टू होली ओन्ड सब्सिडरीज ऑफ कॉमन होल्डिंग कंपनी, कि हमारा होल्डिंग कंपनी कॉमन है, कि सेम टाटा सन्स ही अगर 100% शेयर्स ओन करती है, टाटा स्टील के भी 100% शेयर्स ओन करती है, टाटा मोटर्स के भी, तो इन दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो भी एग्जाम्प्ट है। इसके लिए आपको ना तो ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए, ना ही शेयर होल्डर्स का अप्रूवल चाहिए। टॉपिक इज ओवर, हो गया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। एक चीज और है उनका, बस लेके जाएंगे ओमनीबस अप्रूवल, इधर आओ। ओमनीबस अप्रूवल पढ़ाने के पहले एक छोटा सा टॉपिक है, एक्स्ट्रा समझ लो, एक्स्ट्रा चीज पढ़ रही है, हो गया पूरा, अब एक चीज लास्ट बची है, ओमनीबस अप्रूवल। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय ओमनीबस अप्रूवल, एनीवन? ओमनीबस का मतलब क्या होता है? नहीं, और कुछ? यस, बिल्कुल सही कह रहे हो, और कोई एकदम स्पॉट ऑन जाना चाह रहा है तो बात तो सही है आपकी। ओमनीबस का मतलब होता है ब्लैंकेट अप्रूवल, समझना अच्छे से। अ स्टूडेंट इज सेइंग कि सर you start the lecture at 7:15 a.m. but tomorrow I have some event which I have to attend, so I'll be able to enter the class at 8 a.m. ठीक है? He is asking for a one-time approval because there is an event. Are we understanding? I said okay, you're allowed to enter the class tomorrow at 8 a.m. One-time approval है, but someone comes to me and says कि sir I come from Lonavala daily for the lecture. वो बच्ची आती है लोनावला से, and a person whosoever is coming, he or she is saying me कि sir the local comes at 7:30. So I'll be able to come to the class at 7:40 only daily. आप लेक्चर शुरू करोगे 7:15 पे, पर मैं क्लास में 7:40 पे ही आऊंगा या आऊंगी डेली बेसिस पे, एंटायर बैच। आई से तथास्तु, चलेगा। सो नाउ आई एम नॉट गिविंग अ वन टाइम अप्रूवल, आई एम गिविंग एन ओमनीबस अप्रूवल फॉर द एंटायर बैच टू दैट पर्सन। यू डोंट हैव टू आस्क मी एवरी डे, वरना रोज पूछेगा कल मैं 7:40 पे आऊंगी, कल मैं 7:40 पे आऊंगी, अरे हाँ भाई बोला ना। व्हाट आर वी ट्राइंग टू से कि मैंने आपको वन टाइम अप्रूवल नहीं दिया, मैंने आपको दिया एक ओमनीबस अप्रूवल। ओमनीबस अप्रूवल का मतलब होता है कि हम एक ब्लैंकेट अप्रूवल दे देते हैं। अब मतलब समझना यहाँ पे क्यों आता है। मान लीजिए टाटा मोटर्स को टाटा स्टील से वन टाइम स्टील लेना है 200 करोड़ का, वन टाइम स्टील लेना है, तो उसके लिए तो आप अप्रूवल लेंगे ऑडिट कमेटी से, क्योंकि ये हमारा 10% से ज़्यादा हो रहा है, तो हम ऑडिट कमेटी के पास जा रहे हैं और वन टाइम अप्रूवल ले रहे हैं, शेयर होल्डर्स के पास जा रहे हैं, वन टाइम अप्रूवल ले रहे हैं और 200 करोड़ का स्टील खरीद लेंगे। ईजी है, यहाँ पे ओमनीबस अप्रूवल की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वन टाइम ही स्टील बाय कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए टाटा मोटर्स कहता है कि ऐसा नहीं है सर, हम हर महीने गाड़ियां बनाते हैं, तो हर महीने हमको स्टील खरीदना है, वी वॉन्ट टू बाय स्टील एवरी टाइम। हम ऐसा नहीं कि वन टाइम स्टील खरीद के साल भर रखेंगे, वी वॉन्ट टू बाय स्टील एवरी मंथ। कितने का? हमें एवरी मंथ 70 करोड़ का स्टील लेना है, एवरी मंथ। अब इसके लिए हम हर मंथ थोड़ी ना आएंगे शेयर होल्डर के पास, हर मंथ थोड़ी ना जाएंगे ऑडिट कमेटी के पास। सो वी राइट नाउ वॉन्ट अ ओमनीबस अप्रूवल, कि आप अभी हमें पूरे साल के लिए, हाँ आप 10-15 साल के लिए नहीं दे सकते, बट 1 ईयर के लिए तो आप दे ही सकते हो, एक साल के लिए हमें दे दीजिए आप ओमनीबस अप्रूवल। लेट्स सी क्या लिखा है ओमनीबस अप्रूवल। Audit committee may grant omnibus approval for related party transaction proposed to be entered into by the listed entity subject to the following conditions. ये कुछ conditions comply कर ली तो आपका omnibus approval आपको मिल जाएगा। फिर आप omnibus एक बार approval लिया है और रोज frequently जितना भी आपका tenure है उस approval का, उसके अंदर आप वो transaction कर सकते हो। क्या क्या conditions है omnibus approval की? 1 2 3 4 5 5 conditions है। पहली condition, the audit committee shall lay down the criteria for granting the omnibus approval in line with the policy on related party transaction of the listed entity, and such approval shall be applicable in respect of transaction which are repetitive in nature. कि अगर कभी भी हम omnibus approval दे रहे हैं तो हमें criteria देना है omnibus approval का, और that should be in line with policy on related party transaction of listed entity. तो सबसे पहली चीज हो गई कि हमारा जो ग्राउंड है, हमारा जो क्राइटेरिया है कि हमें ओमनीबस अप्रूवल दे दो, वो लिस्टेड कंपनी का जो पॉलिसी है उसके अंदर इनलाइन होना चाहिए। और दूसरी चीज, ओमनीबस अप्रूवल सिर्फ मिलेगा उन ट्रांजैक्शंस के लिए विच आर
रेपिटेटिव इन नेचर, लॉजिकल है, वरना तो आप वन टाइम अप्रूवल ही लो ना। रेपिटेटिव नेचर के जो ट्रांजैक्शन है उनके लिए आपको लेना होता है ओमनिबस अप्रूवल। ठीक है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला कि हमें ओमनिबस अप्रूवल तभी मिलेगा व्हेन इट इज इन लाइन विद लिस्टेड कंपनीज पॉलिसी एंड इट हैज टू बी रेपिटेटिव इन नेचर। सेकंड, the audit committee shall satisfy itself regarding the need for such omnibus approval that such approval is in the interest of listed company. Audit company satisfied होनी चाहिए कि जरूरत है, हम ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, there is a need of this omnibus approval and it is in the interest of listed entity, कि listed entity की interest में होगा अगर ये हमने omnibus approval दे दिया और हर बार नहीं बुलाया approval के लिए. Next, the omnibus approval whenever you are granting, it should be very clear. The omnibus approval shall specify what the name of the related party जिसके साथ आप कर रहे हैं, nature of transaction, period of transaction, maximum amount of transaction. बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज जब मैं ओमनिबस अप्रूवल दे रहा हूँ, टाटा मोटर्स जा रहा है अपने ऑडिट कमेटी के पास में कि हे ऑडिट कमेटी हमको ओमनिबस अप्रूवल दे दो टू बाय स्टील फ्रॉम टाटा स्टील। ठीक है, आप किससे बाय करोगे, बोला ना टाटा स्टील। ठीक है, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होगा, कैश, कि उनसे हम जब भी बाय करेंगे इमीडिएटली कैश पेमेंट कर देंगे, परचेज कर रहे हैं रॉ मटेरियल। पीरियड ऑफ ट्रांजैक्शन कितना होगा, बोले 1 ईयर तक करेंगे, एवरी मंथ करेंगे। ओके, एंड लास्ट देखो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन कितना, कि पूरे साल में मिला के टोटल आप कितने का रॉ मटेरियल बाय करने वाले हो। हमने कहा पूरे साल में मिला के 400 करोड़, तो हम एवरी मंथ बाय करने वाले 70 करोड़, किस टाइम 50 करोड़, साल भर का मिला के हमारा अपर लिमिट दे दो हमको 400 करोड़, उसी के अंदर ही हम लोग बाय करेंगे। तो ओमनिबस अप्रूवल का भी एक अपर लिमिट चाहिए कि इस मंथ क्या 50 करोड़, नेक्स्ट मंथ क्या 50 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़, जब तक 400 करोड़ जा रहा है तब तक आपको वापस अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। और 400 करोड़ एक्यूमुलेटेड में 50 हो गया, अब 350 बचा, नेक्स्ट 50 हो गया, 300 बचा, तब तक आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है जब तक आप 400 करोड़ का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? अच्छा, उसके बाद में द इंडिकेटिव प्राइस बेस, करंट कॉन्ट्रैक्टेड प्राइस एंड द फॉर्मूला फॉर वेरिएशन इन द प्राइस इफ एनी, कि हमने आज कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और कल को प्राइस में वेरिएशन अलाउड है क्या, तो वो भी हमें अग्रीमेंट में लिखना है कि अगर स्टील के प्राइस ही बढ़ गए तो हमारे भी प्राइस बढ़ेंगे। एंड लास्ट, सच अदर कंडीशंस एज द ऑडिट कमिटी में डीम फिट, ऑडिट कमिटी को कोई और कंडीशन भी लगानी है तो वो कंडीशन लगा सकते हैं। However, where the need of related transaction cannot be foreseen and aforesaid details are not available, audit committee may grant omnibus approval for such transaction subject to their value not exceeding ₹1 crore per transaction. अगर ओमनिबस अप्रूवल दे रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे हम एग्जैक्टली अमाउंट पे लिमिट लगा ही नहीं सकते, कुछ चीज़ें ना जिनकी वैल्यू रोज चेंज हो रही है, तो जिन चीज़ों की वैल्यू रोज चेंज हो रही है उसके अंदर हम अभी से अमाउंट का लिमिट नहीं लगा सकते हैं, तो उस केस में ऑडिट कमेटी ओमनिबस अप्रूवल दे सकता है ओनली अप टू 1 करोड़ पर ट्रांजैक्शन, उससे ज़्यादा अलाउड ही नहीं है। आप हर बार अप्रूवल लेना है अदरवाइज। तो अगर आप वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकते हो, ये सब डिटेल नहीं दे पा रहे हो, तो आपका ओमनिबस अप्रूवल का लिमिट कितना हो जाएगा, 1 करोड़ पर ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट, द ऑडिट कमेटी शैल रिव्यू एट लीस्ट क्वार्टरली बेसिस। आपने ऐसे नहीं कि ओमनिबस अप्रूवल दे दिया अब आप सो रहे हो कि हाँ साल भर तक चलता रहेगा, हर क्वार्टर एंड में आपको रिव्यू करना है कि हमने कितने ओमनिबस अप्रूवल दे रखे हैं, 3, ये सब ठीक तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, कहीं कोई मिसयूज तो नहीं कर रहा है ओमनिबस अप्रूवल का। फॉर एग्जाम्पल हमने दे रखा है कि हाँ यू कैन अटेंड द लेक्चर, यू कैन एंटर द क्लासरूम एट 7:40 डेली। अब हमें हर क्वार्टर एंड में चेक करना है कि वो व्यक्ति उसका मिसयूज तो नहीं कर रहा है ना, कि हमने उसको अप्रूवल दे दिया तो वो और आराम से ही आ रहा है, वो किसी दिन हमारा लेक्चर शाम का तो भी वो आधा घंटा लेट आ रहा है, क्यों, क्योंकि अलाउ कर रखा है हमने। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमें हर पीरियड में हमारे ओमनिबस अप्रूवल को रिव्यू करते रहना है कि वो जेन्युइन चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट, सच ओमनिबस अप्रूवल शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा के लिए ओमनिबस अप्रूवल हम नहीं दे सकते। ओमनिबस अप्रूवल ये नहीं सकते कि अगले 5 सालों तक आप ये कर सकते हो, मैक्सिमम टेन्योर ऑफ ओमनिबस अप्रूवल इज 1 ईयर, और जैसे ही 1 ईयर हुआ फिर तो आपको वापस अप्रूवल लेना ही पड़ेगा। एंड दीज आर रूल्स ऑफ ओमनिबस अप्रूवल। अब अगर आप टॉपिक को एक्चुअली डेप्थ में समझते हो तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती है। एक्चुअली उसको दिल से समझो कि एक कंपनी है, मैं उस कंपनी का शेयर होल्डर हूँ। आप अगर अपनी रिलेटेड पार्टी से भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो मुझे तो जस्टिफाई करो कि आप हमारा तो प्रॉफिट देखो कम से कम। आप हाँ वो तो रिलेटेड पार्टी है, उसका प्रॉफिट उसके शेयर होल्डर देखेंगे, हमें हमारे शेयर होल्डर का, हमारी कंपनी का प्रॉफिट देखना है। तो हमें अगर कोई भी मटीरियल ट्रांजैक्शन है तो हमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल देख लेना ही पड़ेगा, और ओमनिबस अगर आपको लेना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा अप्रूवल चाहिए। चलो रुको, संभालता हूं आपको। यहां पे अगर हमें देखना है 1 2 3 4 5 मेजर क्वेश्चन है जिसके अंदर पूरा का पूरा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन सब्सटेंशियली खत्म हो जाता है। ऑब्वियसली 100% नहीं होता, बट सब्सटेंशियली खत्म हो जाता है। सबसे पहली चीज आती है कि आखिर रिलेटेड पार्टी होता क्या है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस प्राइमा फेसी क्या होते हैं।
हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि रिलेटेड पार्टी क्या होता है नॉर्मली, कि कोई भी व्हाट इज रिलेटेड पार्टी। तो रिलेटेड पार्टी का मतलब हो गया जो कंपनीज एक्ट में दिया है वो, और दो है डीम्ड रिलेटेड पार्टी। दो डीम्ड रिलेटेड पार्टी कौन हो गए? प्रमोटर और इक्विटी शेयर होल्डर्स जिनके पास किससे 10% है उससे ज्यादा शेयर्स, ये डीम्ड रिलेटेड पार्टी। सर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होता है फिर? तो व्हाट इज रिलेटेड पार्टी पहले हुआ, फिर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या होता है। तो हमने देखा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मींस कि अगर कोई भी एंटिटी, लिस्टेड एंटिटी, अपने रिलेटेड पार्टी या उसके सब्सिडरी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, लिस्टेड कंपनी अपनी सब्सिडरी या उसके रिलेटेड पार्टी या उसके सब्सिडरी के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, दैट इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। और उसके बाद तो हमने क्या पढ़ लिया, कोई भी लिस्टेड एंटिटी या उसका सब्सिडरी किसी भी पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है विच इज बेनिफिटिंग द रिलेटेड पार्टी, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। फिर हमने यहीं पे पढ़ा देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शन नॉट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। प्रेफरेंशियल इशू कर रहे हो, बोनस इशू कर रहे हो, राइट इशू कर रहे हो, बायबैक कर रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो, कंसोलिडेशन कर रहे हो, डिविडेंड दे रहे हो, ये सब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं। इसके अंदर आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस नहीं माना जाएगा। वो ये हो गया रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ही नहीं है, समझना ये हम पढ़ रहे हैं क्या क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस नहीं होते। बैंक एनबीएफसी यूनिफॉर्म पॉलिसी पे ले रही है। इसके बाद में हमने पढ़ा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के एग्जाम्पशंस, वो अलग है। ये रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस तो थे लेकिन फिर भी ये एग्जम्प्ट हो गए। दीज आर एग्जम्पशंस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। वो तीन हैं, ट्रांजैक्शन बिटवीन गवर्नमेंट कंपनी, transaction between holding company and its wholly owned subsidiary, and transaction between two wholly owned subsidiaries of a common holding company. ये हैं exemptions और ये हैं what are not related party transactions only. उनको तो शुरू में बोल दिया कि आप तो related party transactions ही नहीं हो, तो exemption की बात ही नहीं आती है। Are we understanding? उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि सर अप्रूवल कैसे चाहिए होता है। अप्रूवल में ऐसा लिखा है कि नॉर्मल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है तो आपको अप्रूवल लेना है किसका? ऑडिट कमिटी का। लेकिन अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है मटेरियल तो लेना है आपको ऑडिट कमिटी के साथ शेयर होल्डर्स का भी। सर मटेरियल कैसे जज करेंगे मुझे बताओ। अगर ब्रांड यूसेज का है तो फिर 5% का बार आ जाएगा ऑफ द एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर, और अगर ब्रांड यूसेज के अलावा है देन 10% ऑफ एनुअल कंसोलिडेटेड टर्नओवर और 1000 करोड़ व्हिचएवर इज लोअर। खत्म हो गई बात, इजी। अब छोटी मोटी बातें जो यहाँ नहीं है, जो हमने यहाँ पे नॉर्मल हाईलाइट वगैरह की है, जैसे कि एक बात हो गई ऑडिट कमेटी जब अप्रूवल लेता है सिर्फ वही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वोट कर सकते हैं, जो वही डायरेक्टर्स वोट कर सकते हैं ऑडिट कमेटी के अंदर जो इंडिपेंडेंट है। शेयर होल्डर का अप्रूवल ले रहे हैं तो जो रिलेटेड पार्टी है वो वोट नहीं कर सकती है। फिर हमने देखा कि ओमनीबस अप्रूवल लेना होता है कभी, तो क्या अगर आप ओमनीबस अप्रूवल लेना चाहते हो, ब्लैंकेट अप्रूवल लेना चाहते हो, तो आपको कुछ रूल्स का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि कंपनी देखेगी, ऑडिट कमेटी देखेगी ओमनीबस अप्रूवल देते समय कि क्या ये क्या कंपनी के पॉलिसी के इनलाइन है या नहीं है, यहाँ पे ओमनीबस अप्रूवल देना चाहिए या नहीं चाहिए, रिपीटेटिव नेचर है या नहीं है, तो ही ओमनीबस अप्रूवल देंगे हम। उसके बाद में नेक्स्ट चीज हम चेक करेंगे वेदर इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी और नॉट। फिर अगर ओमनीबस अप्रूवल दे रहे हैं तो उसमें पूरे डिटेल्स लेके जाएंगे, किस पार्टी के साथ कर रहे हो, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कितना होगा, पीरियड कितना रहेगा और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। अगर मैक्सिमम वैल्यू कभी डिनोट नहीं की जा सकती तो वहां पे ओमनीबस अप्रूवल विदाउट वैल्यू कर रहे हो तो मैक्सिमम लिमिट आती है 1 करोड़ पर ट्रांजैक्शन, और उसके साथ में आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इंडिकेटिव प्राइस ये सब देना है, अदर कंडीशंस भी देना है। और लास्ट में आता है कि अगर आप कभी भी कर भी रहे हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट, आपने ओमनीबस अप्रूवल दे भी दिया, इट हैज टू बी रिव्यूड वंस इन एवरी क्वार्टर एंड द ट्रांजैक्शन कैन बी वैलिड ओनली फॉर मैक्सिमम 1 ईयर, उससे ज्यादा के लिए वैलिड नहीं हो सकता। एंड दिस कंक्लूड्स रेगुलेशन नंबर 23। माय गुडनेस क्या रेगुलेशन है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इज एन आउटस्टैंडिंग रेगुलेशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा ग्रे एरिया में रहता है। जनरली आपने सुना होगा लॉ कॉलेजेस में मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं। मूट कोर्ट कंपटीशन का मतलब होता है कि जहां पे एक नकली कोर्ट बनाया जाता है, जज होता है, आप एज ए लॉयर आर्ग्यू करते हो केस को। तो जब भी केस कॉर्पोरेट लॉ पे रखना होता है तो उनका फेवरेट टॉपिक रहता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, बिकॉज ये इतना कॉम्प्लेक्स, इतना कुछ हो सकता है इसके अंदर कि कोई लिमिट ही नहीं है। आपके लेवल पे इफ यू नो ऑल द पॉइंट्स दैट आई हैव टॉट यू टुडे, यू विल बी एबल टू हैंडल एनी पॉसिबल क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन।